अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज बारी है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर की और टॉपिक है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आज का जो लेक्चर है बेसिकली फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का ही एक लेक्चर है। लास्ट लेक्चर तक हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं और समझ लो उसी की कंटिन्यूएशन है कि आज जो है हम लोग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। और जो दो मॉडल्स हैं जिनके ज़रिए हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले उनको समझेंगे और फिर मैं आपको वन बाय वन एग्जांपल देता हूँ हर एक किस्म के मॉडल से किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल को कि उस मॉलिक्यूल की शेप वैसी क्यों है जैसी कि है, ठीक है ना। तो उसका रीज़न बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उन दो मॉडल्स की। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए दो मॉडल्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और वो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मेथड और दूसरा है हाइब्रिड ऑर्बिटल मेथड। तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मेथड किस तरीके से बताता है कि मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होगी, और फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल मेथड किस तरीके से शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिफाइन करता है। पहले उस बारे में जस्ट थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब मैं मिसालें बता रहा हूँ तो वो पॉइंट्स जहन में होंगे तो वो एग्जाम्पल्स को आप इजीली समझ पाओगे और फिर बाद में जाके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की जो शेप है उनको आप डिफाइन कर पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मेथड। याद रखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द सेंट्रल एटम जिसके इर्द गिर्द सारा काम चल रहा होता है। तो उसके गिर्द ना दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स पाए जाते हैं। पहले टाइप का पेयर कहलाता है बॉन्ड पेयर और दूसरा टाइप का कहलाता है लोन पेयर। वैसे डिस्कस कर चुके हैं इसको पिछले लेक्चर्स में, लेकिन अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मेथड में इनको दोबारा से डिफाइन करना ज़रूरी है। बॉन्ड पेयर वो है जो कि क्रिएट होता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय टू एटम। दो एटम जब एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जो पेयर बनता है वो कहलाता है बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, वो आपस में शेयर हो गए तो बन गया एक पेयर। और ये जो पेयर है बॉन्डिंग की वजह से बना है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज बॉन्ड पेयर। जबकि लोन पेयर जो है वो क्रिएट होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ये जो लोन पेयर होता है, जाहिर सी बात है अगर ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं यानी कि उसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ और फिर वहाँ पर पेयर मौजूद है, दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि एक ही एटम के होंगे, जाहिर सी बात है, तो वो कहलाता है लोन पेयर, ठीक है ना। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इन दोनों की बहुत अहमियत है डिसाइड करने में कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होने वाली है। देखो यहाँ पर NH3 की एग्जांपल देखी हमने अमोनिया की, तो आप देखो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि नाइट्रोजन ने यहाँ पर दो बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, और ये एक हाइड्रोजन का एक एटम, एक नाइट्रोजन का बॉन्ड बन गया, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का और एक नाइट्रोजन का, तो ये आ गए हमारे बॉन्डेड पेयर्स, ठीक है। जबकि नाइट्रोजन के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अभी अनबाउंडेड हैं, उन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, दैट्स वाई दे आर नोन एज लोन पेयर, ठीक है ना। तो जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं और जिनका बॉन्ड नहीं है वो लोन पेयर कहलाते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्योंकि आगे बोलेंगे बार बार लेक्चर समझाने में, तो फिर आपको इन दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं बॉन्ड हों या लोन पेयर्स हों, वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल कर रहे होते हैं। अच्छा, क्यों रिपेल कर रहे होते हैं? हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स पर होते हैं नेगेटिव चार्जेस, तो नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। जब नेगेटिव को रिपेल करेगा तो वही तो बात हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको कि ड्यू टू द रिपल्जन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सेंट्रल एटम के, वो एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, वो कोशिश करते हैं कि जितना पॉसिबल हो सके एक दूसरे से दूर रहें। क्यों दूर रहें भाई? अगर करीब होंगे तो रिपल्जन ज़्यादा होगी, स्टेबल होना मुश्किल होगा। कोई आपको धक्का दे रहा है, कोई आपको पुश कर रहा है, तो आप कैसे स्टेबल रह सकते हो? अपने आप को स्टेबल रखने के लिए क्या करते हो? अपने आप को स्टेबल रखने के लिए आप दूर हो जाते हो उससे जो आपको रिपेल कर रहा है, ठीक है ना। और यही बात मैं हमेशा समझाता हूँ स्टूडेंट्स को कि ज़िंदगी में भी यही उसूल अपनाओ, स्टेबिलिटी चाहिए, मुस्तहकम होना है ज़िंदगी के अंदर, तो जो नेगेटिव लोग हैं ना उनसे ज़रा दूर हो जाओ भाई। जितना उनसे दूर रहोगे उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो बहरहाल इलेक्ट्रॉन पर वापस आते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं और अपने आप को अरेंज करते हैं इन अ स्पेस इन सच अ मैनर दैट द फोर्स ऑफ रिपल्जन उनके दरमियान में कम से कम हो, क्योंकि जितने करीब होंगे उतना एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उतना अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये जो फोर्स होती है रिपल्जन की लोन पेयर्स की और जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो सेम नहीं होती है। ऑर्डर में आपको समझाता हूँ। लोन पेयर को सबसे ज़्यादा रिपेल करते हैं। क्यों सबसे ज़्यादा रिपेल करते हैं? क्योंकि वो फ्री होते हैं, बाउंडेड तो होते नहीं है, कहीं से उन्होंने ये अपने आप को जो है वो अटैच नहीं किया हुआ होता, बाउंड नहीं किया हुआ होता, तो वो एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करते हैं। आज़ाद हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
हाँ, लोन पेयर उसके बाद जो है वो थोड़ी सी कम होती है, फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। वजह ये है कि लोन पेयर तो अपनी तरफ से रिपल्जन कर रहा होगा, हमने कूलम्स लॉ के अंदर स्टडी करते हैं इसको, और जो बॉन्ड पेयर है वो कम कर रहा होगा। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और सबसे कम जो होती है वो होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में, क्योंकि ऑलरेडी उस पेयर ने बॉन्ड बनाया हुआ होता है, तो रिपल्जन जो है वो कम पाई जाती है। तो ये भी बात याद रखनी है, लोन पेयर को ज़्यादा रिपेल करता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर को करता है, और फाइनली जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। तो जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो सेम नहीं होती, वो इस लिहाज से होती है जैसे कि मैंने आपको समझाया। नंबर 4, ये जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता है ये डिपेंड करता है अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। जैसे कि हम बता रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो कि सराउंड कर रहे हैं हमारे सेंट्रल एटम को, उसी पर डिपेंड करती है शेप ऑफ मॉलिक्यूल कि क्या होगी उसकी शेप ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर सेंट्रल एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर होगी। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जस्ट, तो वहाँ पर ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होगी, यानी कि दोनों के दरमियान का एंगल होगा 180 डिग्रीज। इसको आगे समझाएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले थ्योरी जो है ना थोड़ी सी जहन के अंदर बैठा लो, ताकि जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन पेयर के लिहाज से मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दूंगा तो आप क्लियर हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो याद रखिए उनके दरमियान का एंगल 180 डिग्री बनेगा, और जो शेप होगी वो होगी लीनियर, सीधे सीधे से होंगे, जैसे कि BeCl2 के अंदर होता है। ठीक है ना, बेरिलियम क्लोराइड का जो बॉन्ड बनता है वो 180 डिग्री का होता है। इसी तरीके से अगर सेंट्रल एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्रीज का। ठीक है ना, जो कि BF3 के अंदर कॉमन है। BF3 के अंदर आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे जो सेंट्रल एटम होता है उसके इर्द गिर्द जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, तो जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल्स की वो ट्राइगोनल होती है, और बॉन्ड एंगल्स बनते हैं 120 डिग्रीज के बराबर। और इसी तरीके से अगर तीसरी बात करें कि अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ज्योमेट्री है वो जो है वो टेट्राहेड्रल होगी, और जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो होते हैं 109.5। ठीक है ना, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स इर्द गिर्द हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो नतीजे में क्या आप देखेंगे, नतीजे में आप देखेंगे कि उनके दरमियान का जो एंगल होगा वो 109.5 बनेगा, और शेप होगी टेट्राहेड्रल, जैसे कि होती है इन केस ऑफ मीथेन। ठीक है ना, तो मीथेन के केस में बिल्कुल इसी किस्म का काम होता है। तो ये तो वो एक्सप्लेनेशन है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मेथड ने दी है अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको जहन में रखना है ताकि फिर आगे जाके एग्जाम्पल्स पर अप्लाई कर सकें। दूसरा जो मेथड हम लोगों ने सीखना है टू आइडेंटिफाई द शेप वो है हाइब्रिड ऑर्बिटल मेथड। हाइब्रिड ऑर्बिटल मेथड जो है वो थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इस मेथड के मुताबिक, इस मॉडल के मुताबिक जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन सेंट्रल एटम। जो नेचर है हाइब्रिडाइजेशन की, sp है, sp2 है, sp3 है सेंट्रल एटम के अंदर, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी। अंदाज़ा क्या, हम एक्चुअली मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है इन द सेंट्रल एटम तो मॉलिक्यूल लीनियर बनेगा, यानी कि एंगल बनेगा 180 डिग्री। अब ज़रा कंपेयर करके रखो, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मेथड कह रहा है कि अगर तो आपके पास जो है वो कितने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो 180 डिग्री बनेगा, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मेथड भी उसी किस्म की बात को एक्सप्लेन कर रहा है। वो कह रहा है कि सेंट्रल एटम में अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल बनेगा 180 डिग्रीज। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर है सेंट्रल एटम में तो प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनता है, और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, पंखे की तरह, जो 3 पंखड़ियों वाला पंखा होता है बिल्कुल उसी शक्ल का होता है। और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मेथड ये था कि अगर 3 पेयर्स हैं इर्द गिर्द तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड ऑर्बिटल मेथड sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हो रहा है। और इसी तरीके से 3 जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना, और कोई नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है ना, मुकम्मल हुआ है कोई भी, वहाँ पर जो है वो लोन पेयर नहीं है और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी नहीं है, बल्कि सारे सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है विद बॉन्ड एंगल्स ऑफ 109.5 डिग्रीज। ठीक है ना, और उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कह रहे थे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मेथड के 4 पेयर्स होंगे इर्द गिर्द तब जाके मामला होगा, तो बिल्कुल सही बात है। और हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो एंगल बनेगा 109.5। अच्छा, इसमें थोड़ी सी और बात है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के 2 और केसेस भी हैं। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, यानी कि एक लोन पेयर है, तो इस तरीके से जो पैरामिडल जो पहले तो एक पैरामाइड की तरह जो पिरामिड होती है ना,
पिरामिड एहराम मिस्र, वो जो एहराम बने हुए हैं, जो पिरामिड एक शेप होती है, तो एंगल बनता है 107, ठीक है ना। तो एक पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है और एंगल बन रहा होता है 107 डिग्रीज़ के बराबर, अगर एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है यानी कि लोन पेयर है तो, ठीक है ना, क्योंकि लोन पेयर की वजह से रिपल्जन है तो एक अलग से एंगल बन रहा है। और इसी तरीके से और ज़्यादा एंगल शिफ्ट हो जाएगा अगर दो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे सेंट्रल एटम में, तो थोड़ा सा और ज़्यादा बेंड होगा, थोड़ी सी और ज़्यादा रिपल्जन होगी, और नतीजे में जो एंगल है वो मिल जाएगा हमें 104.5, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो एंगल मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं ना, इनको हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड के अंदर हम लोगों ने स्टडी करा, और हमने स्टडी करा है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल मेथड। अब देख लेते हैं वो मिसालें जिनके ज़रिए इन मेथड्स को हम अप्लाई करेंगे और शेप ऑफ मॉलिक्यूल को समझेंगे। तो लीनियर मॉलिक्यूल की ना एक सिंपल सी मिसाल है, पहले उसे देख लेते हैं। लीनियर मॉलिक्यूल की सबसे कॉमन एग्जांपल हो जाएगी बेरिलियम क्लोराइड, यानी कि BeCl2, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान सा है और इसको लीनियर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है समझने में बहुत ही आसानी हो सकती है। तो अगर जो है वो सबसे पहले लिविस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा बेरिलियम, ठीक ना, और बेरिलियम के आखिरी ऑर्बिट के अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया एक बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन, एक ही आ गया, ठीक है ना। तो एक पेयरिंग इसने एक क्लोरीन के साथ करी, क्लोरीन में ये आ गया यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया बॉन्ड, तो 8 हो गए, ऑक्टेट रूल मुकम्मल हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो क्लोरीन का जो है वो यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम जो है वो लिविस स्ट्रक्चर के तहत देखें तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये लीनियर स्ट्रक्चर ही बन सकता है, ठीक है ना, जो कि नज़र आ रहा है आपको। और एक बात है, अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 ही एटम है, तो जाहिर सी बात है उनका तो जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर ही होगा, ठीक है ना, उधर तो कोई सवाल ही नहीं है। तमाम के तमाम जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया या HCl हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ये तो हैं ही लीनियर, क्योंकि बात यह है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक जो एटम है उसके साथ जो है एक दूसरा एटम जुड़ा हुआ है, तो लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो मैंने आपको मिसाल दी है लीनियर मॉलिक्यूल की, ये लिविस स्ट्रक्चर के मुताबिक दी है। अब इसी को अगर हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए समझें कि हाइब्रिड जो मॉडल है वो किस तरीके से बता रहा है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो देखो अगर हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं हाइब्रिड मॉडल में किस तरीके से काम करेगा। तो देखो सबसे पहले बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम का जो है वो बना लेते हैं, ये हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक है ना। ये है बेरिलियम नॉर्मली ग्राउंड स्टेट के अंदर, ठीक है, और इसने कंबाइन हो रहा है क्लोरीन के साथ। तो सबसे पहले तो बेरिलियम को ले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। अगर बेरिलियम जाएगा एक्साइटेड स्टेट में तो क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा 1s2, ठीक है ना, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के P में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s1 और ये हो जाएगा 2p, और x में आ गया फॉर एग्जांपल 1, ठीक है ना। यहाँ पे यानी कि यहाँ पर जो है वो आपको s और p ऑर्बिटल जो है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल की हो रही है, एक s की हो रही है और एक p की हो रही है, ठीक है ना। sp हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर नज़र आ रही है। और sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो एंगल बनता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो 180 डिग्रीज़ होते हैं। यानी कि बनेगा कैसे स्ट्रक्चर ना, सबसे पहले हमें पता है कि बेरिलियम आ गया, बेरिलियम के अंदर s और p ऑर्बिटल बनेंगे। तो जब ये आपस में कंबाइन होंगे ना, तो इधर आ गया हमारे पास क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन का ये आ गया p ऑर्बिटल, और ये कंबाइन हो गया हमारे बेरिलियम के sp ऑर्बिटल के साथ, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास बेरिलियम, तरीके से बना लो, इधर आ गया बेरिलियम और ये एक क्लोरीन इधर कंबाइन हो गया और दूसरा जो है वो ओवरलैपिंग इधर हो गई। तो इस तरीके से sp हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप देख सकते हो BeCl2 लिविस स्ट्रक्चर के तहत भी देखा जाए या हाइब्रिड मॉडल के तहत भी देखा जाए, तो जो क्लोरीन है उसका जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर आ गया बेरिलियम, फिर यहाँ पर आ गया क्लोरीन, तो जो एंगल बनता है वो कितने डिग्रीज बनता है, वो एंगल बनता है 180 डिग्रीज BeCl2। तो सबसे कॉमन मिसाल है जिसके ज़रिए आप समझ सकते हो कि किस तरीके से लीनियर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। अच्छा, प्लेनर ट्राइगोनल अगर मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल देखी जाए वो भी देख लेते हैं। प्लेनर ट्राइगोनल मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इसके अंदर स्ट्रक्चर समझना है और इसको सबसे बेहतरीन समझने के लिए हमारे पास रहेगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का, यानी कि BF3 का स्ट्रक्चर। BF3 के ज़रिए जो है वो आप प्लेनर ट्राइगोनल मॉलिक्यूल को बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हो।
तो बिल्कुल जिस तरह से पंखे का होता है ना 120 डिग्रीज एंगल बनता है, मैं हमेशा याद करवाता हूँ कि प्लेनर ट्राइगोनल मॉलिक्यूल जो है ना पंखे के जो पंखड़ियाँ होती हैं उनके दरमियान में बनने वाले एंगल की तरह होता है, ठीक है ना। यानी कि होगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बोरॉन, और बोरॉन के साथ ट्राईफ्लोराइड है, 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन आ जाएंगे, इस तरीके से कुछ होगा। तो जो एंगल बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितने डिग्रीज होता है? 120 डिग्रीज होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो लेविस स्ट्रक्चर है BF3 का वो जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे। सेंट्रल एटम जो है वो बोरॉन है, और बाकी जो बनेगा उसका जो बॉन्ड बनेगा वो बन जाएगा 3 फ्लोरीन्स के साथ, ठीक है ना। जबकि अगर इसी को फिर हम समझने की कोशिश करें विद द हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉलिक्यूल, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कि क्या होता है? वो होता है 1s2 2s2 और 2px1, ठीक है ना। ये ग्राउंड स्टेट के अंदर होता है, और यही बोरॉन अगर जो है वो एक्साइड स्टेट में चला जाए तो 1s2 तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। 2s1 यहाँ से एक निकल कर, यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो निकल के चला जाएगा हमारे p ऑर्बिटल के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 2s1, ये हो जाएगा 2px1, और यहाँ पर आ जाएगा 2py1। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी ना 3 ऑर्बिट्स की होगी, 3 ऑर्बिटल्स की होगी, यहाँ पे 2 p होंगे और एक s होगा, ठीक है ना। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसके अंदर 2 p ऑर्बिटल्स हैं और एक s ऑर्बिटल है, ये आपस में एक दूसरे में कंबाइन हो जाते हैं और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। नतीजे में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, उनके दरमियान का एंगल जो है वो 120 डिग्रीज बनता है। यानी कि स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, स्ट्रक्चर तो ऐसे नज़र आ जाएगा। और अगर हाइब्रिड मॉलिक्यूल के ज़रिए समझाने की कोशिश करें तो एक जो है वो ये आ गया इधर बोरॉन, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इधर आ गया, इधर हो गया और इस तरीके से हो गया। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 फ्लोरीन कंबाइन हो गए, फ्लोरीन इधर भी आ गया, ठीक है ना। फ्लोरीन ने स्ट्रक्चर इधर भी बना लिया, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर इधर भी आ जाएगा, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर इस तरफ भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो सबके दरमियान में कितने डिग्री बनेगा? 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज, ठीक है। तो प्लेनर ट्राइगोनल मॉलिक्यूल की सबसे कॉमन सी मिसाल हो जाती है यहाँ पर बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। और इसी तरीके से तीसरी अगर मिसाल देखें यानी कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की, तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल के अंदर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर सबसे कॉमन मिसाल है जो कि मैंने एग्जाम्पल के अंदर ही बताई, वो ये है कि हम लोग मीथेन को स्टडी कर लें तो बड़ा बेहतरीन काम हो जाएगा, ठीक है ना। हमने मीथेन को ही स्टडी करा था। मीथेन का अगर जो है वो लेविस स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमें पता है सीधा सीधा कार्बन है, और इसके इर्द गिर्द जो है वो यहाँ पर CH4 लिख दिया मैंने, तो इसी के साथ साथ जो है वो कंबाइन हुए हुए हैं 4 हाइड्रोजन मीथेन में। तो इस तरीके से इधर आ गया, तो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर हो गया, ये वाले हाइड्रोजन के साथ इधर बॉन्ड बन गया, ये वाले हाइड्रोजन के साथ इधर बॉन्ड बन गया, और ये वाले हाइड्रोजन के साथ इधर बॉन्ड बन गया। तो लेविस स्ट्रक्चर तो क्लियरली जो है वो बता रहा है कि इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर नज़र आएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसकी शेप जो टेट्राहेड्रन है उसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब अगर हम यहाँ पर कार्बन की बात कर लें, अच्छा यहाँ पे एंगल कितने डिग्री बनता है? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के अंदर एंगल बनता है 109 डिग्रीज़, और अगर देखा जाए तो थोड़ा सा और एंगल बनता है तो 28 जो है वो मिनट्स के बराबर होता है, ठीक है। क्या होगा अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन कितने हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2px1 और 2py1, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर जो है कार्बन का स्ट्रक्चर नज़र आ गया। लेकिन ये ग्राउंड स्टेट के अंदर है, एक्साइड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा? एक्साइड स्टेट में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और Z मॉलिक्यूल की तरफ जाएगा, Z ऑर्बिटल की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1s2 2s1 और 2px1 हो जाएगा, 2py1 हो जाएगा और 2pz1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि 3 p ऑर्बिटल हैं और एक s ऑर्बिटल है जो कि आपस में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक s होगा और 3 p होंगे, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हुई है। तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाएगा? कार्बन मिलेगा, एक सेंट्रल एटम, ठीक है। और थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगी बात कि यहाँ पर सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन आ गया, इस तरीके से इधर आ गया एक ऑर्बिटल, ठीक है। एक ऑर्बिटल इस तरफ आ गया, एक ऑर्बिटल इस तरफ आ गया, और ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल जो है वो हमें डायग्राम बनानी पड़ती है।
इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। जब भी हम लोग टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसकी इसी तरीके से शेप बनाते हैं, क्योंकि वो 3D शेप होती है। और बाकी यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ गया हाइड्रोजन, इधर भी आ गया हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन आ गया, ये भी एक हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 109 डिग्रीज और 28 मिनट्स के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की मिसाल।